वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आ जाओ। कल हमने यहीं पे छोड़ा था, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी थी अलग अलग लोगों की। आज हमें पढ़ना है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है अपने लॉ के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है। अब प्राइमरी सोर्सेस के टाइप्स है वो देख लेते हैं हम लोग। एक होता है कस्टम, एक होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, और स्टैट्यूट्स। तो तीन सोर्सेज है प्राइमरी, कौन कौन से? कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स भी बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, और तीसरा आएगा आपका स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? लेजिस्लेशन। मतलब जो हम एक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो एक्ट्स होते हैं ना, एक्ट्स। जैसे हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, और अपने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, हमने एलएलपी एक्ट पढ़ा। उन सबको हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स या फिर लेजिस्लेशन। ठीक है, तो अब ये तीनों है ना, ये सोर्सेज है हमारा प्राइमरी सोर्स, जहां से हमारा लॉ बनकर आता है। ठीक है, और सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा? जब ये तीनों ही नहीं हो, ना तो कोई रीति रिवाज चल रहे, कस्टम है, ना कोई प्रेसिडेंट है, और ना ही कोई एक्ट वगैरह बना हुआ है। ठीक है, अब ये जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? कि पुराने केस में कोई बात बोली गई, हम उसी बात को इस केस में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही केस आया है हमारे सामने। मैं जज हूं, ठीक है, मैं जज हूं, मेरे सामने कोई ऐसा मामला आया है जो पहले से मेरे से बड़ा कोर्ट डिसाइड करके बैठा हुआ है, तो मेरे को तो वही सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी ना जो उसने बोला है। जैसे हाई कोर्ट के सामने ऐसा मामला आया है जो ऑलरेडी ऐसा मामला, सेम ही सिमिलर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पर कोई डिसीजन दिया था, तो मैं उसको ओवर रूल कर सकती हूँ क्या? मैं उसको चेंज कर सकती हूँ कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, हमें पता है, तो जो हाई कोर्ट है उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात माननी पड़ती है। ठीक है, और चलो बात नाम भी मानने की बात हो, हायर लोअर का इश्यू नहीं है, सेम सी कोर्ट है, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ही है, तो फिर क्या करेंगे? तो भी एक बार कंसीडर तो करेंगे कि उस केस में ऐसा क्या बोला गया था, उसमें क्या क्या फैक्ट्स निकल के आए थे, उसमें क्या हुआ था, और इस केस में मैं उस केस से कितनी बातें अप्लाई कर सकती हूँ। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो वो वहां पे जो जिस तरीके से डील करी गई थी, मैं यहाँ पे भी तो उसी तरीके से डील कर सकती हूँ। समझ में आ गई चीज? तो सेम बात है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर एक डॉक्ट्रिन लगती है स्टेयर डिसीजेस, स्टेयर डिसीजेस। इसका क्या मतलब होता है? स्टेयर मतलब देखना, बहुत ध्यान से देखना, डिसीजेस मतलब डिसीजन को। तो पुराने जज ने जो डिसीजन दिया है उसको मैं आज के डेट पे अच्छे से देख के समझ के ये वाले केस को सॉल्व कर रही हूँ, उस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं स्टेयर डिसीजेस। ठीक है, तो हमें तीन चीजें याद करनी है, कस्टम, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो हमें आधी चीजें पता है, आधी चीजें हम और पढ़ लेंगे। सबसे पहला आ रहा है कस्टमरी लॉ। अब कस्टमरी लॉ देखो क्या क्या है, ये सबसे एंशियंट लॉ होता है, जो जो मैं मार्क कर रही हूँ वो पढ़ो और वही मार्क करो। ठीक है, ये सबसे एंशियंट है सारे सोर्सेज में से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई चीजें हमारे कल्चर से, रीति रिवाजों से, इनसे भी लॉज बनते हैं। तो कस्टम या कस्टमरी लॉ कौन सा होगा? जो कस्टम से बना और ये सबसे ज्यादा पुराना है। ये कहाँ पे देखा जाता था? प्रिमिटिव सोसाइटी में, पुरानी सोसाइटी में। ठीक है, जो स्टार्टिंग में नहीं होती, जैसे तुमने सुना होगा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, है ना, हड़प्पा, ये सब सुना होगा ना, तो वहां से ही लॉ चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि तब नहीं होता था, तब भी होता था। तो वो सारी चीजें कस्टम के थ्रू हमारे पास आई है। ठीक है, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेम थिंग वाज डन अगेन एंड अगेन इन अ पर्टिकुलर वे। इसको हम कस्टम की डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि एक ही चीज को पर्टिकुलर तरीके से करते गए करते गए करते गए करते गए, तो वो रीति रिवाज बन गए और उनको फॉलो करने लग गए। जैसे हम दिवाली पे दिए जलाते हैं, है ना, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, है ना, दिवाली पे घर सजाते हैं, घर साफ करते हैं, तो ये कब से चला जा रहा है? पता है क्या हमें पहले बार किसने किया था? हमें नहीं पता। ठीक है, तो चले आ रहा है, चला जाता है। ऐसा हमारा मानना है कि अयोध्या में पहली बार हुआ था जब राम जी आए थे वापस से। ठीक है, लेकिन बहुत पुरानी बात है ना, अभी की थोड़ी ना, प्रिमिटिव बात है, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात है। इसकी भी दो है, कस्टम विदाउट सैंक्शन और हैविंग सैंक्शन। सैंक्शन मतलब होता है प्रॉपर लिखा हुआ लॉ, जिसको नहीं माना तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब कुछ तो रीति रिवाज ऐसे हैं जिन पे प्रॉपर लिखा हुआ लॉ नहीं बना हुआ, कुछ रीति रिवाज है जिन पे बना हुआ है। जैसे शादी, शादी की कैसे सारी प्रक्रिया रहेगी, क्या सिंदूर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कितने वचन होंगे, कितने फेरे होंगे, ये सब लिखा हुआ है बकायदा। आपको करना होता है एज पर द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ लिख दिया है, उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई है, सारी प्रक्रिया वगैरह लिखी हुई है। ऐसे मुस्लिम लॉ भी है, तो मुस्लिम लॉ के अंदर
मुस्लिम के मैरिज के रिगार्डिंग लॉज बने हुए हैं, तो वो मान्य होते हैं ना, तो वो हो गया हैविंग सैंक्शन, जिसके अंदर उसको बाद में लॉ की भी मान्यता मिल गई, ऐसा कस्टम जिसको लॉ की मान्यता मिल गई। विदाउट सैंक्शन कौन सा होगा, जो लॉ के अंदर नहीं आता। जैसे अगर तुम दिवाली पे दिए नहीं जलाओगे तो पुलिस तुम्हें उठा के ले जाएगी क्या, पटाखे नहीं फोड़ोगे तो उठा के ले जाएगी क्या, घर पे लाइट्स नहीं लगाओगे तो उठा के ले जाएगी क्या। समझ में आ गई चीज, उनको बोलते हैं विदाउट सैंक्शन, विदाउट सैंक्शन, ठीक है। तो वो वाली चीज है जिसपे लॉ लिख दिया गया वो हो गया हैविंग सैंक्शन, जिसपे लॉ नहीं लिखा गया वो हम माने जा रहे हैं, सारे मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं क्योंकि हमारी मान्यता है, तो वो हो गए विदाउट सैंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो विदाउट सैंक्शन वाले होते हैं ना, उनको उनका दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव मॉरलिटी। जो विदाउट सैंक्शन वाले उनका नाम क्या है, पॉजिटिव मॉरलिटी, क्योंकि हम सिर्फ मॉरल वैल्यूज के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारी मान्यता है, हम लोगों को मानना चाहिए, हमारे संस्कार है, इसलिए कर रहे हैं। बाकी लॉ ने कभी नहीं बोला करने को, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव मॉरलिटी। हाईलाइट कर लेना, एमसीक्यू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको ही अब हैविंग सैंक्शन वालों को भी इन्होंने दो पार्ट्स में और डिवाइड करा है, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल और कन्वेंशनल, लीगल वाले कौन से होंगे, जो लिख दिए गए बकायदा, बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसके लीगल के भी इन्होंने दो टाइप्स बना दिए, लोकल और जनरल। लोकल कौन सा होगा, जो लॉ सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है, जनरल मतलब हर जगह लगता है, ठीक है। उसके अलावा कन्वेंशनल कस्टम्स, कन्वेंशनल कस्टम्स मतलब इन्होंने क्या करा, हैविंग सैंक्शन के दो पार्ट बनाए, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल के भी दो पार्ट बनाए हैं, लोकल और जनरल, ठीक है। और कन्वेंशनल को यूसेज भी बोलते हैं। अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कितने सारे एमसीक्यू है इसके अंदर अच्छे अच्छे। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कस्टम हमने पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ा है ना हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा, नहीं मतलब अभी नहीं आया, नहीं आ गया तुम्हारे वो आ गया ना, डीड पढ़ लिया ना हमने, पार्टनरशिप एक्ट। तो वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, एक अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चलती है ना, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल यूसेज जैसे चला आ रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका एक छोटा सा साइड में चार्ट बना लो। सबसे पहले कस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक में सैंक्शन होता है, एक में नहीं होता है, ठीक है। जिसमें होता है सैंक्शन उसके भी दो पार्ट है, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल के भी दो पार्ट है अपने, एक तो है लोकल और एक है जनरल। ये चार्ट बना लो, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किसकी क्या टाइप से एमसीक्यू करने में आसानी हो जाएगी। देख लो इसको, देख लो। कस्टम के सैंक्शन या तो होते हैं या नहीं होते, और जिसके होते हैं सैंक्शन जिसमें होता है उसके भी दो प्रकार है, लीगल और कन्वेंशनल। लिखा हुआ बकायदा लीगल और कन्वेंशनल जो यूज करते हैं, ऐसे हर टाइम अग्रीमेंट वगैरह इसके अंदर आते हैं। लीगल में भी एक तो लोकल हो सकता है और एक जनरल हो सकता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात। देखो काफी एमसीक्यू बन रहे हैं। जैसे विदाउट सैंक्शन का दूसरा नाम क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, विदाउट सैंक्शन का दूसरा नाम क्या है, हाँ पॉजिटिव मॉरलिटी, ठीक है। और कन्वेंशनल का नाम क्या है, यूसेजेस। कन्वेंशनल का नाम क्या है, यूसेजेस, ठीक है। ये तुम्हारे आ सकता है एग्जाम में, बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इन्होंने बोल रखा है कस्टम कब बढ़िया होता है, जब किसी को याद ही नहीं है वो कि चालू का किसने करा, एंटीक हो चुका है, एंटीक। तो पहली कंडीशन नंबर 1 क्या है, एक अच्छे वैलिड कस्टम की, सही रीति रिवाज की, कि किसी को याद ही नहीं है वो कि चालू किसने किया था। दूसरा, हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तीसरा, हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना है हमारा कस्टम है कि लोगों की बलि चढ़ाते हैं, तो लोगों की बलि चढ़ा दे क्या, कुछ भी मतलब। पब्लिक मॉरलिटी के साथ होना चाहिए, लॉ के साथ होना चाहिए, ऐसे किसी को मारना वारना नहीं है। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मतलब सब लोग मिलके उसको ऑब्जर्व करते हैं, सब लोग दिए जला रहे, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। या फिर यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, सबका मानना है कि शादी में फेरे होते हैं, सिर्फ मेरा मानना थोड़ी ना है, सबका मानना है कि शादी में फेरे करने चाहिए, शादी में सिंदूर लगता है, सबको पता है ये बात। फिर पीसफुल इंजॉयमेंट, अगर मैं मेरे रीति रिवाज को पीसफुल तरीके से इंजॉय कर रही हूँ, दिए जला रही हूँ, घर सजा रही हूँ, किसी को नुकसान नहीं कर रही, किसी के घर में रॉकेट नहीं छोड़ रही मैं, तो भाई सीधी सी बात है वैलिड कस्टम है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी, ऐसे थोड़ी ना है कि आज रीति रिवाज फॉलो करें इस साल, अगले साल नहीं करें, इस साल दिवाली पे दिए नहीं जलाए, अगले साल जला दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हर साल हर चीज एक ही तरीके से बार बार रिपीट करी जा रही है, तो वो एक वैलिड कस्टम होता है। समझ में आ गई चीज, ये सारी इसमें बातें हमने पढ़ी। अब है दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब हाईलाइट कर लो, प्रेसिडेंट मीन सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर
कंडक्ट। प्रेसिडेंट मतलब होता है कोई पैटर्न सेट हो चुका है, अब वो आगे के केसेस में हमारी मदद करेगा, हमें गाइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर, इसको बस एक बार रीड कर लेना। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, अब देखो अलग अलग प्रकार के प्रेसिडेंट है। एक तो होता है ओरिजिनल, जैसे मैंने केस सुनाया, ठीक है, तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट बन गया। परसुएसिव मतलब कि मेरे को मानना जरूरी नहीं है, बट चाहूं तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। जैसे एक हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो दूसरे हाई कोर्ट के लिए वो प्रेसिडेंट कैसा होगा, परसुएसिव होगा, ऑथोरिटेटिव नहीं होगा कि उसको मानना ही पड़े, है ना। मानना चाहेगा तो मानेगा, कंसिडर करना चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, फिर होते हैं ऑथोरिटेटिव, एक होते हैं पूरी तरीके से ऑथोरिटेटिव, एक होते हैं कंडीशनली ऑथोरिटेटिव। एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव सबसे स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। 4 बेंच की हाई कोर्ट बनी है तो 2 वालों को मानना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे बेंचेस बनती है ना अलग अलग, 4 जजेस की बेंच है, 2 जजेस की बेंच है, तो ज्यादा बड़ा कौन, 4 जजेस की बेंचेस, तो उन्होंने कुछ डिसीजन दिया तो 2 बेंच वालों को मानना पड़ेगा। कंडीशनली ऑथोरिटेटिव मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो, नहीं तो नहीं मान सकते। देखो डिक्लेरेटरी जो है उसमें फिर से हमारा सालमंड आ गया, इसने बोला था डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज वन विच मियरली द एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई रूल ऑफ लॉ बना हुआ है उसी के ऊपर मैंने फैसला सुना दिया देखकर, उसको ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी बोलेंगे। ओरिजिनल का दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटरी, तो ये आ सकता है एमसीक्यू और इसकी डेफिनेशन पे आ सकता है, बाकी इसमें काम की बात नहीं है, एक भी रीड ओनली। फिर आता है हमारा परसुएसिव। परसुएसिव वाला क्या होता है, जिसको जज इज ऑब्लाइज नहीं है मानने के लिए, वो मन करेगा तो उनका मानेगा, वो उनको सिर्फ परसुएड करते हैं कि आप ऐसा कर लो, जरूरी नहीं है कि हमें मानना ही पड़े। ठीक है, तो डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट आर ओनली परसुएसिव इन अदर हाई कोर्ट, ये इसका एग्जाम्पल है, तो वो आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब आ जाओ नीचे आ जाओ। जैसे अमेरिकन कोर्ट वगैरह हो गए, ब्रिटिश वाले कोर्ट्स वगैरह हो गए, तो उनके फैसले हमारे लिए परसुएसिव है ना, मानना जरूरी है क्या हमें, हम आजाद हो गए भाई, समझ में आ गई चीज। फिर आता है एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, तो ये तो आपको मानना ही मानना पड़ता है, ये बाइंडिंग फोर्स है जिसमें जजेस को फॉलो करना ही पड़ता है, लिखा हुआ एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव। ठीक है, इसमें आपको ओबीडियंस करनी पड़ती है, जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट का डिसीजन छोटे कोर्ट्स को मानना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। 4 बेंच वाली हाई कोर्ट का डिसीजन 2 बेंच वालों को मानना पड़ता है। ऑल कोर्ट्स आर एब्सोल्युटली बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहां से लिख लो। सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस। ठीक है, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल्स है, जितना मैं हाईलाइट करी उतना ही हाईलाइट करो, रीडिंग एक बार मार लेना खुद से, लेकिन जो हाईलाइट मैं कर रही हूँ वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर है आपका कंडीशनली ऑथोरिटेटिव, इसका मतलब क्या होगा, विच दो ऑर्डिनरी बाइंडिंग बिफोर विच इट इज साइटेड इज लायबल टू बी डिसरिगार्डेड इन सर्टेन सिचुएशंस। The court is entitled to disregard the decision if it is contrary to the law. In India, for instance, single judge of high court is absolutely authoritative for the subordinate judiciary, but it is only conditionally authoritative when cited before division bench. मतलब दोनों सेम लेवल पे, और हमें लगता है ये डिसीजन तब तो सही था बट आज के टाइम पे ये सूटेबल नहीं है, आज हम ये डिसीजन नहीं दे सकते, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आपको सेम लग रहा है तो मान भी सकते हो। तो कंडीशनली ऑथोरिटी, जबरदस्ती नहीं है मानना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है इंडिया में, और कोई उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, ना ही कोई उससे अपोजिट डिसीजन सुना सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट को अगर सही नहीं भी लग रहा तो भी उसको वही फैसला सुनाना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया होगा, तो वो तो होता है एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव। कंडीशनली मतलब ये होता है कि जैसे अब जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है कि 4 बेंच वाले हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो 2 बेंच वालों को मानना पड़ेगा, लेकिन 4 के हैं तो 4 बेंच वाला ही है दोनों हाई कोर्ट, तो उनके लिए कंडीशनली ऑथोरिटेटिव हो गया। ठीक है, फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस का मतलब होता है अदर टू द डिसीजन डू नॉट अनसेटल थिंग्स विच आर एस्टेब्लिश्ड, मतलब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं उनको अनसेटल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एस्टेब्लिश्ड डिसीजन दिया हुआ है तो अपना दिमाग ना लगाए, जैसा बोला है वैसा मान लेने का, समझ में आ गई, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। इसको एक बार पढ़ लेना। अब देखो हाईलाइट कर लेना इसकी ये डेफिनेशन, क्योंकि देखो इतना ज्यादा थ्योरी तो आएगी नहीं, तो हम लोग सिर्फ हाईलाइट करेंगे और रीडिंग मारेंगे, दैट्स इट, एमसीक्यू इसमें नहीं बन रहा। अब आ जाओ, 2 चीजें, रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर डिक्टा, मंत्र आ गए फिर से। रेशियो डेसिडेंडी, डेसिडेंडी मतलब डिसीजन
और रेशियो मतलब रैशनल बिहाइंड द डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने के लिए क्या दिमाग लगाया गया है, क्या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसकी वजह से डिसीजन आया है। अब तुम्हें अगर पता हो तो जजेस बहुत बातें करते हैं, है ना, कोर्ट में काफी बातें होती है, ओपिनियंस भी होते हैं कि मेरा ये मानना है, मेरा वो मानना है। अब फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, है ना, जो केस लड़ रहे हैं, एक ने केस किया है, एक पे केस हुआ है, ठीक है। अब जजेस को क्या लगता है, मतलब मान लो 5 जजेस हैं, तो उनमें से 4 को तो लगता है, 4 को अंदर से फीलिंग आ रही है कि ए ने खून करा है ना, और ए और बी केस कर रहे हैं। ए बोल रहा है कि खून मैंने नहीं करा, बी बोल रहा है कि इसी ने खून करा है, ठीक है। तो अब जो ए है, ये जो अपना ए है, इस पे आरोप लगा हुआ है, ठीक है। अब जजेस को अंदर से फीलिंग तो आ रही है कि इस ए ने खून तो करा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही जजमेंट थोड़ी दे सकते बिना एविडेंस और प्रूफ के। तो कोई ना कोई तो उनको मटेरियल बात पता चली होगी, कोई तो उनको फैक्ट पता चला होगा, कोई तो उनके हाथों एविडेंस लगा होगा, कोई तो गवाह आया होगा जिसने कोई बात बोली होगी जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ए ने ही मर्डर करा है। समझ में आ रही चीज, उसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। इसके अलावा जितनी भी बातें करी जाए वो सब ऑबिटर डिक्टा है, फालतू की बात, इस पे लिख दो फालतू बातें, फालतू बातें, ठीक है। और इसमें लिखो काम की बात, ऐसे याद होगा भाई, ऐसे याद होगा। इस पे लिख दो ऊपर काम की बात, काम की बात, और इसमें लिख दो फालतू बातें, फालतू बातें, ये लो, ठीक है। तो ओबिटर दिखता है, देखो जजेस बैठे हैं, सारा डिसीजन आ रहा है, पर जो मेन डिसीजन है, जो मेन फैक्ट्स है, जिनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है, उसको बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी। इसके अलावा जितना भी ओपिनियन कुछ भी हो, वो सब फालतू बातें हैं। जैसे मान लो 5 जज है, उसमें से एक जज को लग रहा है कि नहीं नहीं ए को फंसाया जा रहा है, एविडेंसेस इसके खिलाफ है लेकिन इसको फंसाया जा रहा है, ठीक है, ये इसको कोई तो फ्रेम कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता इसने खून करा है। तो भाई तेरे को लगता है नहीं लगता, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो वो हो गया ओपिनियन। तो ओबिटर डिक्टा में, ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है सेड बाय द वे, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। समझ में आ गई चीज, बस यही है। अब है स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन। भाई हम ये सब पढ़ चुके हैं, क्या होता है लॉ, क्या होता है एक्ट, कैसे बनता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक्ट को, स्टैट्यूट्स को इनेक्टेड लॉ भी बोलते हैं, हाईलाइट करो, इनेक्टेड लॉ भी बोलते हैं। 2 तरह के लॉ होते हैं, एक तो रिटन जस्ट स्क्रिप्टम, और एक होता है कस्टमरी लॉ और नॉन स्क्रिप्टम अनरिटन लॉ। देखो स्क्रिप्ट जो होती है, तुम ऐसे रटो मत इसको, मंत्र आ रहे अलग अलग, स्क्रिप्ट रिटन ही होती है ना। तो जस्ट मतलब होता है लॉ, जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब होता है लॉ। तो मैं बोल रही हूँ जस्ट स्क्रिप्टम मतलब वो लिखा हुआ लॉ है, और मैं बोल रही हूँ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम तो वो लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन है। जैसे कि रीति रिवाज, जरूरी है सारे रीति रिवाज लिखे हुए हो, पर हम मान रहे हैं ना, चल रहा है ना, तो वो इसके अंदर आ जाएगा जस्ट नॉन स्क्रिप्टम के अंदर। अनरिटन लॉ है वो, कस्टमरी लॉ। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू बढ़िया बन रहा है, प्लीज इसको हाईलाइट कर लें। और इस पैराग्राफ में कोई काम की बात नहीं है, समझ में आ गई ये क्या क्या है। एक तो क्या है जस्ट स्क्रिप्टम, एक है जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ये दोनों याद होना चाहिए। एक स्टैट्यूट्स को इनेक्टेड लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये बकायदा रिलीज होते हैं, बकायदा पब्लिक पे इम्पोज करे जाते हैं। समझ में आ गई बात, दैट्स इट। अब आ जाओ, ये सब पढ़ लेना आराम से, रीडिंग मार लेना इसकी एक बार। अब देखो आ जाओ, अब है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में आता है जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। ये इस वाले एक्ट ने लेकर, इस वाली रेगुलेशन से आया था, हाईलाइट कर लो, इस वाली रेगुलेशन से जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस वाला प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा गया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो मैं एक जज हूं ना, तो मेरे पास कोई कस्टम है, कोई रीति रिवाज, कोई एक चीज करने का कोई तरीका, कोई यूसेज, ये सब मेरे पास नहीं है, ठीक है। ना ही कोई एक्ट बना हुआ है, ना ही कोई लॉ बना हुआ है, ठीक है चलो, और ना ही कोई पुराने जज ने कोई बात बोली हुई है ना, पुराने जज के पास भी कोई डिसीजन नहीं आया हुआ, पहला पहला केस है, पहला पहला एकदम नया है, नए मुद्दे पे है, जिसका ना आज तक लॉ बना, ना आज तक फैसला लिया गया, ना कोई कस्टम है। अब क्या करे जज, कैसे डिसाइड करेगा भाई, जज का नाम जज है, जज करना पड़ेगा उसको। तो उसको जस्टिस, न्याय को देखते हुए, उसको इक्विटी का ध्यान रखते हुए कि भलाई किसमें है, और उसको गुड कंसाइंस, अच्छी सोच के साथ कि समाज के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, उस बेसिस पे अपना डिसीजन देना चाहिए। तो प्राइमरी सोर्सेस तो 3 है, कस्टम, आपके स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन, एक्ट वगैरह हो गए, और प्रेसिडेंट।
और उसके अलावा सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस। ठीक है, कई बार लिखा हुआ होता है लॉ, उससे उल्टा जजमेंट भी देना पड़ता है जज को, क्योंकि वो समाज के लिए वही भले की बात है। तो समाज के लिए जो अच्छा हो, जिससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलफेयर हो लोगों का जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो, वो फैसला सुनाना चाहिए जज को। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं जस्टिस, इक्विटी, बराबरी पे लाना और गुड कंसाइंस। इसको एक बार रीड कर लेना अगेन। अब इंग्लिश लॉ के भी यही सोर्सेज है अपने वाले जैसे कॉमन लॉ हो गया, लॉ मर्चेंट ही पढ़ा है अभी तक हमने। ये अपना पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, वो सब लॉ मर्चेंट है। मर्चेंट मतलब बिजनेस, कमर्शियल, बिजनेस लॉज ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस से रिलेटेड सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टैट्यूट, ये सब आ जाएंगे। जैसे कॉमन लॉ क्या होता है, वही है जो हमने अभी पढ़ा था ना, कस्टम या जो जजेस बताते हैं वो कॉमन लॉ मर्चेंट में क्या क्या आता है, जो कि मर्केंटाइल लॉ के अंदर आता है, बिजनेस लॉ जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अभी अभी पढ़ा था हमने, भलाई का ध्यान रखते हुए ये सब। तो देखो वहां पे ना किंग वगैरह चलते हैं, चांसलर, किंग, बिशप, ये सब चलते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा यूके के अंदर ये इंग्लिश लॉ, मतलब इंग्लिश कौन है, ब्रिटिशर्स, तो वो यूके में रहते हैं ना, तो तुम्हें पता नहीं यूके में किंग, क्वीन, ये सब चलते हैं, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब। ठीक है, तो वहां पे किंग का लॉ चलता है, जो किंग ने लिखे हुए हैं। जहाँ वहां पे चांसलर्स होते हैं, अपने जैसे नहीं चलता वहां पे। ठीक है, तो वहां पे ऐसे ऐसे चीजें आ रही है। वहां के कोर्ट को बोलते हैं कोर्ट ऑफ चांसरी। तो ये सब बस टर्म तुम्हें सुनी हुई होनी चाहिए, सर MCQ नहीं बन सकता। देखो इतने बड़े पैराग्राफ में बस आपको पता होना चाहिए सब है। जैसे वहां के कोर्ट को इक्विटी कोर्ट्स बोलते हैं, जहाँ पे इक्विटी से रिलेटेड न्याय दिया जाता है ना, बराबरी का, वहां पे इक्विटी कोर्ट्स होता है। तो इसमें से 1-2 MCQ बस, टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद करनी है, इनको ही हाईलाइट कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे इसमें 2 मैगजीम है जो मुझे थोड़ी काम की लगती है, इसको हाईलाइट कर लेना कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। ये बोल रहा है जिसको न्याय चाहिए, जिसको बराबरी चाहिए, उसको बराबरी देनी भी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ तो तुम भी तो मेरी इंसल्ट ही करोगे, तो मेरी रिस्पेक्ट कैसे कर लोगे। तो अगर मेरे को इक्विटी चाहिए तो मुझे इक्विटी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जो भी इक्विटी मांगने आ रहा है वो खुद तो, भाई वही वाली बात है ना, मैं न्याय मांगने आ रही हूँ, मैं खुद ही पापी हूँ, तो मेरे को खुद को क्लीन हैंड से ही आना है। मेरा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तभी मैं न्याय मांगने आ सकती हूँ, बराबरी मांगने आ सकती हूँ, जब मैंने कुछ गलत ना करा हो। तो ये 2 इसमें आ सकती है तुम्हारे MCQ में ये लाइंस। अब है स्टैट्यूट लॉ। अब देखो स्टैट्यूट लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो लॉ बन चुका है, जैसे कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया, मतलब पढ़ेंगे, और कंपनीज एक्ट हो गया, इंग्लिश कंपनीज एक्ट, बैंक्रप्सी एक्ट, कैरियर्स एक्ट, ऐसे अलग अलग, पार्टनरशिप एक्ट। तो ये जो एक्ट होते हैं उनको स्टैट्यूट लॉ बोलते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो अभी इंग्लिश लॉ में भी हमारे जैसे ही है क्या, सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, वो कस्टमरी प्रेसिडेंट वगैरह को तो कॉमन लॉ बोलते हैं। फिर मर्चेंट लॉ है उनका, मर्चेंट लॉ मतलब ये बिजनेस लॉज। उसके अलावा इनका भी इक्विटी विक्विटी चल रहा, और ये सब हमारे जैसा ही है। अब यार कमर्शियल लॉ वगैरह हो गए, तो इसमें भी बहुत कुछ है, ट्रीटीज, कन्वेंशंस, लीगल डिक्शनरीज, ये सब आते हैं। अब देखो आ जाओ, अब काम की बात आ रही है बहुत ज्यादा, इसको कर लेते हैं हम स्टार मार्क। 3 सितारे लगा दो, MCQ के लिए बहुत ही बढ़िया, MCQ के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। अब देखो इंडिया में 3 ब्रांचेस ऑफ लॉ चलती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ये 3 ऑर्गन्स बुला लो, इसको ब्रांचेस बुला लो, कुछ भी बुला लो, लॉ की ब्रांचेस, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन्स, इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव क्या होता है, लॉ मेकर्स, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो वो गया लेजिस्लेटिव, लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जैसे कि सरकार, CG, SG, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जुडिशियल में तो तुम्हें पता ही क्या आता है, कोर्ट। तो पहले लॉ बनाने वाले हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब तुमने सुना होगा, वो सब लेजिस्लेटिव में आते हैं। एग्जीक्यूटिव में सरकार आती है, सरकार, और जुडिशियल में कौन आता है, कोर्ट्स वगैरह आते हैं। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब ये सारी चीजें किसके अंदर, अभी जैसे पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट मतलब, तो पार्लियामेंट में है लेजिस्लेटिव, प्राइम मिनिस्टर वगैरह में है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशियल में आता है अपना सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गई चीज। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, MCQ है, लिख लो फटाफट। प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब
स्टेट का मतलब सरकार का हेड होता है, ठीक है। और इसको सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं, मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर भी बोलते हैं, इंडियन आर्म्ड पुलिस का, फोर्सेस का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। देयर इज अ बाइकेमेरल, हमारा पार्लियामेंट कैसा है, बाइकेमेरल, ये पढ़ा होगा ना बच्चों ने, यूनी मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो बाय का मतलब क्या होता है, दो चीज। तो पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेज है, इसलिए इसको बाइकेमेरल पार्लियामेंट बोलते हैं। एक तो हमारी लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा का नाम क्या है, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोकसभा को, पता है किसी को, कौन बताएगा, लोकसभा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो भाई, किसी को भी नहीं पता? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखो, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है पूरी, प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर, इंप्लीमेंट कराने की पावर लॉ को प्रेसिडेंट के पास होती है। अब पता है तुम्हें क्या लगता है, इंडिया में ज्यादा बड़ा कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है, प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है, चलो बताओ। बोलो भाई, क्या लगता है तुम्हें? अरे तुमने प्रेसिडेंट का नाम ज्यादा सुना है कि मोदी जी का नाम ज्यादा सुना है? ज्यादा फेमस कौन है? तो ऑब्वियसली मोदी जी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो मोदी जी से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है इंडिया में आज, प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे, समझ में आ गई चीज। तो यहाँ पे हर जगह तो प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। पता है क्या, पता है इन्होंने क्या करा, एक आर्टिकल है 74, उसने पता है क्या बोला, पहले तो बढ़िया चल रहा था प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को क्या बोला हमने कि प्रेसिडेंट सारे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास रहेगी, वो स्टेट का हेड होगा, ये सब बातें लिखी हुई है आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इन्होंने 74 आर्टिकल लाके थोड़ा सा बात को पलट दिया। इसने बोला प्रेसिडेंट के पास पावर तो सारी होगी, साइन तो हर जगह प्रेसिडेंट के होंगे, पर वो किसकी एडवाइस पे काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा वो प्रेसिडेंट करेगा। तो पावर दे के ले ली ना वापस, समझ में आ रही है चीज। तो देखो आर्टिकल 53 के अंदर पावर्स है प्रेसिडेंट की, कि पावर्स है ना, क्या क्या पावर्स है, मतलब वो सारी चीजें लिखी हुई है। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वगैरह है वो आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन 74 ने क्या बोल दिया कि प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ गई चीज, क्लियर हो गया। अब तुम्हें अगर दिख रहा हो तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू ये रह गया बीच में, 24 हाई कोर्ट्स है इंडिया में, कितने हाई कोर्ट्स है, 24। स्टार मार्क कर लो फटाफट, सारे आर्टिकल्स याद कर लो, स्टार मार्क कर लो, एक बार देख लो, फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट जवाब देना। हो गया, पढ़ लिया, कोई डाउट, क्वेश्चन पूछ लूं? चलो बताओ, जो हमारा पार्लियामेंट है वो कैसा है, कैसा है, कितने हाउसेज है उसमें? हाँ, बाइकेमेरल है। और कितने हाउसेज हुए फिर, 2 हाउसेज। अच्छा, लोअर हाउस कौन सा है और अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, स्टेट, राज्य का मतलब स्टेट होता है तो काउंसिल ऑफ द स्टेट। और लोकसभा, लोक मतलब लोग, तो हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। और टोटल कितने हाई कोर्ट्स है इंडिया में? 24। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव?
और एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? हाँ, तो ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव तो होता है अपना प्राइम मिनिस्टर, है ना, चीफ है ना वो सारे काम करने का, और एग्जीक्यूटिव पावर इंप्लीमेंट कराने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अच्छा, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन है? सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है? चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, मैं बोल रही हूँ सुप्रीम कमांडर कौन है मिलिट्री फोर्सेस का? सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस समझते हो? मतलब युद्ध कराने की पावर। अगर पाकिस्तान मान लो आज अटैक कर दे हम पे, तो हम भी उन पे अटैक करेंगे, तो किसी का ऑर्डर लाने पड़ेंगे ना, तो प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता है तब तक सामने हमला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कमांडर है कि जाके चलो युद्ध कर दो, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। समझ में आ गई चीज? तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो और हेड ऑफ द स्टेट भी कौन होता है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? नहीं, 74 53 में तो प्रेसिडेंट की पावर्स है। देखो तुम ऐसे समझो, 53 में प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दी, फिर 74 में बोल दिया कि वो पावर तो है उसके पास, लेकिन वो किसके एडवाइस पे काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो दे के वापस ले ली पावर, ठीक है। तो 53 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और 74 में बोल दिया कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम होगा। समझ में आ गई चीज? क्लियर हो गया? तो ये सब हमने पढ़ा है, ये सब काम की बातें, इनको याद करके जाना है, एकदम रट के जाना है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो तुम्हें थोड़े से मंत्र दे रखे हैं, ये तुम सेम चीज कम्युनिकेशन में भी पढ़ोगे, तो यहाँ पे बस एक बार रीड कर लेना, दैट्स इट। ये मंत्र दे रखे अलग अलग, इसमें से लॉ में पढ़ोगे, लॉ में तो बहुत कम दे रखे हैं, रटने हैं वैसे, ये पढ़ने की चीज ही नहीं है, रटने हैं। मैं इसमें से तुम्हें स्टामा करा रही हूँ, वो तो कर लो, बाकी अपने लेवल पे पढ़ते हैं ना, घर पे रटना है इनको बैठ के, इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। और ये कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे दे रखे हैं, तो मैं बैठ के रटना ही पड़ेगा इनको, पर ज्यादा भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी ही आ जाएंगे ये एग्जाम में, बात तो ये है 2 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे, तो लॉ में ज्यादा काम के है नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि तुम इसको ही लेके बैठ गए कि सारे याद करके चले गए, ठीक है। मत एक बार देख जाना ताकि तुक्का वगैरह मार सको। और यहाँ पे ज्यादा है भी नहीं, कम्युनिकेशन में ज्यादा है, वहां पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो ज्यादा भी आ सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक्ट वगैरह पूछेंगे कि ये सब पूछेंगे, वो वाली बात है। तो इसमें मैं स्टामाक कर रही हूँ, स्टामाक मैं करा रही हूँ यहाँ के लिए भी, और एग्जीक्यूटिव में भी जो काम आएगा उसके लिए भी। तो स्टामाक कर लो, एब इनिशियो, एड हॉक, एड इडम, इन सब पे स्टामा कर लो, स्टार्टिंग के 3। फिर नीचे करो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, एक्स ऑफिशियो, एक्स पार्टे, स्टामा कर लो। ये जो एग्जीक्यूटिव में सच में काम आने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टामा करा रही हूँ। यहाँ पे तो देखो रटने का काम है, यहाँ तो रट लो। एग्जीक्यूटिव में प्रॉपर बार बार ये रिपीट होते हैं, इनके ऊपर प्रोविजन है अलग से, कई जगहों पे यूज भी करना पड़ता है क्योंकि हम लिखते हैं, तो वहां पे काम की चीज है ये। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे तो बस ग्लॉसरी है, जैसे तुम सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं रटते, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वैसे याद करके जाना है। इसमें आपको क्या करें, कुछ तो इजी भी दिखेंगे आपको, मैं थोड़ा सा समझा दूंगी आपको कैसे याद करना है। फिर देखो क्या है इसके अंदर, टिक करो तुम इंटर एलिया, इंटर एलिया। फिर टिक करो आप लोकस स्टैंडी, मेंस रिया, ये अभी भी पढ़ा था हमने, रेशियो डेसिडेंडी, अभी भी पढ़ा है हमने ये रहा। इसके अलावा स्टेटस क्वो, बस बहुत है। ये सब पे स्टामा कर लो, ये तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में थोड़े से काम के हैं, इसलिए मैंने स्टामा करवा दिए कि इनको तो अच्छे से रट के ही जाना है, क्योंकि आगे अभी नहीं तो आगे काम आ जाएंगे। समझ में आ गई चीज? अब देखो इनको याद कैसे करते हैं। अब कुछ में तो देखो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा समझ ले तो, बाकी में हमें हेल्प मिलेगी नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखो फिफ्थ वाला एड वेलोरम, तो वेलोरम में वैल्यू शब्द आ रहा है, वेलोरम, ठीक है, तो वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है ना, तो इसलिए देखो क्या, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है ना कोई चीज और तुम्हें तुक्का मारना है, तो
कोई ना कोई सेम साउंडिंग वाले पे ही तुक्का मार देना। जैसे एड वेलोरम है तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, क्योंकि काफी सारों में तो हिंट होता है, किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं होता, किसी किसी में होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें दे रखा है डी फैक्टो, तो इसका क्या मतलब है, इनफैक्ट, तो फैक्टो का फैक्ट कर दिया। समझ रहे हो, इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। डी नोवो, नोवो मतलब न्यू होता है, नोवो मतलब न्यू, तो अन्यू। ठीक है, तो ये सब दे रखा है तुम्हें, देखो क्या क्या है, इजी इजी भी है काफी। जैसे इन पर्सोनम, तो अगेंस्ट द पर्सन, पर्सोनम का पर्सन। ठीक है, फैक्ट अकम्पली, इसका मतलब अकम्प्लिश्ड एक्ट, अकम्पली का क्या कर दिया, अकम्प्लिश्ड। तो थोड़ा सा तुम्हें मिल जाएगा हेल्प अगर तुम थोड़ा सा भी कनेक्शन बना देते हो। कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही पढ़ना है, यहाँ पे भी ऐसे पढ़ना है, पर कुछ बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे जैसे ये इंट्रा वायर्स, तो अब हमें पता नहीं वायर्स क्या है, यहाँ पे तो पावर्स होता है, तो ये बिल्कुल ही अलग है, तो इसको रटना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, समझने लायक कुछ भी बात नहीं। अब आ जाओ, केस कैसे पढ़ते हैं वो दे रखा है तुम्हें, देखो कैसे पढ़ते हैं केस। जैसे ये केस का नाम है फर्मिन वर्सेस जॉर्जिया, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो केस का नाम हो गया जिसको हमने इटैलिक्स में लिखना होता है कॉमा लगा के। ठीक है, ये पूरा नाम है ना, बीच बीच में कॉमा भी लगा हुआ है, इटैलिक्स मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मिलेगा तुम्हें केस का नाम। ठीक है, यहाँ पे होता है वॉल्यूम नंबर की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपोर्टर का नाम है, जैसे यूएस से आया है केस तो नेम ऑफ रिपोर्टर, और मतलब रिपोर्टर मतलब जिसने रिपोर्ट किया है केस, कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है केस, तो यूएसए में हुआ तो यूएस लिख दिया। फिर है कि पेज कौन सा है जिसमें हम ये पढ़ सकते हैं, तो बिगिनिंग पेज दे दिया इस किताब का, वॉल्यूम नंबर इतने का 408 के इस पेज पे ये मिल जाएगा। ठीक है, किताब का नंबर है, अंदर पेज नंबर है, और डिसीजन कौन से साल में आया था, ईयर ऑफ डिसीजन। ऐसे हर केस पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे केस दे रखा है तुम्हें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो ये तो पार्टीज का नाम हो गया कि कोई केशवानंद भारती उसने स्टेट ऑफ केरला पे केस करा है। जो केस करता है उसका नाम पहले आता है, जिसपे केस होता है उसका नाम बाद में आता है। और ये ईयर दे दिया, वॉल्यूम नंबर दे दिया, ये तुम्हें अलग से रिपोर्ट का टाइटल दे दिया और पेज नंबर दे दिया। मतलब अगर मैं इस बुक का वॉल्यूम नंबर 4 वाली बुक का पेज नंबर 225 खोलूंगी तो मुझे पूरा केशवानंद भारती वाला केस मिल जाएगा। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो क्या ये एमसीक्यू आएगा इसमें, इसको एक बार अगेन रीड कर लेना, काम की बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, स्टामा कर लो इसको, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। AIR मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स, SCC मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के केसेस, CLJ मतलब होता है कंपनी लॉ जनरल, ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिपोर्ट रिटर्न, कुछ भी बोल लो, LR मतलब होती है लेबर रिपोर्ट्स। ये तुम्हारे MCQ में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये सब केसेस, केस लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं ना, केस वगैरह पढ़ते हैं, जैसे हमने वहां पे भी तो पढ़े थे केसेस काफी सारे कंपनी लॉ के अंदर, सोलोमोन वर्सेस सोलोमोन और ये सब, तो अगर केसेस होते तो उनके आगे ईयर और ये सब लिखे हुए होते हैं, तो वो सारी चीजें और कौन से रिकॉर्ड से कौन से रिपोर्ट से वो आए हैं वो भी लिखा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें, ये एब्रीविएशंस आपको याद करनी है, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी लिस्ट दे रखी है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना रहेगा एग्जीक्यूटिव में, क्या क्या पढ़ोगे, हमें क्या क्या लॉज बने हुए हैं जो जिसके बारे में हमें एग्जीक्यूटिव में पढ़ने को मिलेगा। तो पहले तो तुम सिक्योरिटी लॉज के बारे में वहां पे पढ़ने को तुम्हें मिलेगा, सेबी के बारे में पढ़ने को, कैसे है ना शेयर्स इशू होते हैं, क्या मार्केट में क्या चलता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सब है। तो इसमें देखो एक्ट बने हुए हैं, वो हाईलाइट कर लो। सेबी एक्ट है आपका 1992 का, SCRA 1956 का, डिपॉजिटरी एक्ट बना हुआ है 1996 का, और इनके अलग अलग रेगुलेशंस बने हुए हैं। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, IT एक्ट 2000 का, जो गवर्न करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉस के लिए अलग से बनाया है। ये सब आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ने को मिलेगा, सारी चीजें आएगी एग्जीक्यूटिव में। एक है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बना हुआ है 1996 का, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UN सीट्रल, इसकी आपकी क्या आ सकती है, फुल फॉर्म आ सकती है। अब देखो मीडिएशन लॉ क्या होता है कि आपसी सहमति से चीजें सॉल्व करना, ये तीनों एक साथ ही पढ़ना होता है, एक तो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन, ये सब आपको डिटेल में एग्जीक्यूटिव में पढ़ने को मिलेगा। डेटा प्रोटेक्शन लॉज बने हुए, डेटा चोरी हो जाता है ना आजकल, उसके इंडिविजुअल प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये लॉज बनाए हुए हैं, तो उसको अलग अलग, जैसे ये DPDP एक्ट है, DPDP एक्ट पर्सनल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। फिर कंपटीशन लॉज बने हुए काफी सारे इंडिया के अंदर कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं जो आप पढ़ोगे भी, हाईलाइट करो, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।
2023 में 3 बेसिकली तुम्हारे लॉज आए थे, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल क्राइम के रिगार्डिंग, मर्डर, रेप, डकैती वगैरह के खिलाफ ये सारी चीजें बनी हुई है, लॉज बने हुए 3, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, ये पूछ सकते हैं कि किसके अंडर में बने हुए, तो तुम क्रिमिनल लॉ टिक करना पड़ेगा तुम्हें, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसके अंदर सब आता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब तुमने सुना होगा, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इन सबको हाईलाइट कर लो, ये ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में आते हैं। इस पे भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव में 40 मार्क्स का आता है ये पूरा, वहां पे आराम से पढ़ लेना। अब है रियल एस्टेट, रेरा, रेरा की फुल फॉर्म आ सकती है आपकी रियल एस्टेट रेगुलेशन लॉ, या फिर ए से है अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी या रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो देखो ये रहा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसमें सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों की बातें हैं। फिर टेलीकम्युनिकेशन लॉज भी है बहुत सारे इंडिया के अंदर, देख लो इसके अंदर, ये तुम्हें इसका ये दे सकते हैं, एमसीक्यू बढ़िया बनेंगे इसमें। समावेश मतलब होता है इंक्लूजन, सुरक्षा मतलब होता है सिक्योरिटी, वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, और त्वरित मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे तुम्हारे बन सकते हैं ये एक्ट वगैरह, एक बार हाईलाइट कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 का है, जो चलता है कंज्यूमर को बचाने के लिए, तो ये सारे आपके ये हो गए। तो इन सबको मैम बहुत ज्यादा रट के जाना है क्या? नहीं भाई, ये सब पूरा रीडिंग नहीं करना है, बस आपको थोड़ा बहुत हेडिंग पता होना चाहिए, थोड़े बहुत एक्ट्स का नाम याद होना चाहिए, थोड़ा ईयर इजीली याद हो रहे हो तो ईयर याद कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और बाकी जो मैंने तुम्हें हाईलाइट करवाया है, जैसे ये समावेश, सुरक्षा, ये सब अच्छे एमसीक्यू है, ये आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चैप्टर आपका खत्म होता है, क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर को मैम पढ़ना कैसे, क्या क्या करें, रटने का बहुत ज्यादा है। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें डेफिनेशन का बताया था पूरा, डेफिनेशंस अलग अलग, अल्पाइन, सिसेरो, रॉस्को पाउंड, इन सब ने डेफिनेशंस दे रखी है, तो वो एमसीक्यू बढ़िया बन सकता है। आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि भाई प्रेसिडेंट क्या होता है, कस्टम क्या होता है, उन पे आ सकता है। कस्टम हैविंग सैंक्शन, नॉट हैविंग सैंक्शन, नॉट हैविंग को पॉजिटिव मॉरलिटी बोलते हैं, हैविंग वाले के अंदर भी दो चीजें, लीगल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वालों को यूसेज बोलते हैं, लीगल वालों के 2 प्रकार है, लोकल, जनरल, तो ये सारे आ सकते हैं आपके एमसीक्यू बढ़िया, ठीक है। फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, स्टेयर डिसीसेस क्या होता है, रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, काम की बात, रेशियो डेसिडेंटी फालतू बात, ऑबिटर डिक्टा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा डिटेल में टर्मिनोलॉजी के साथ। फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूट भी होते हैं। फिर हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है, तो वो लेजिस्लेटिव है, सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह ये सब एग्जीक्यूटिव है, और कोर्ट वगैरह जुडिशियल है। तो इंडिया के अंदर अलग अलग सिस्टम चलते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि है ना, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना होता है, और प्रेसिडेंट जो है उसकी पावर्स 53 आर्टिकल में दे रखी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वो मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर है, वो स्टेट का हेड है, वो एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्रेसिडेंट के पास है, ये सब हमने पढ़ा। फिर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बारे में पढ़ा। टोटल हाई कोर्ट इंडिया के अंदर 24 है, वो पढ़ा हमने। बाइकेमेरल हमारा पार्लियामेंट है, ये सब हमने पढ़ा। ये सब काम की बातें हैं, सब आती है। और ये सारी चीजें, आर्टिकल 74 पढ़ा, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा प्रेसिडेंट, वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एक टेबल जिसमें फुल फॉर्म्स दे रखती, AIR, LR, CLJ, कंपनी लॉ जनरल, SEC, ये सब क्या होते हैं, वो फुल फॉर्म्स याद करना है हमें। उसके बाद हमने और काम की बात क्या पढ़ी, बस इतनी काम की थी। ये तो आपको बस एक बार रीड करके जाना है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज। तो आपका चैप्टर होता है खत्म। इजी सा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा रटने वाला है। मैगजिम्स का तुम क्या करोगे, मैगजिम्स है लिस्ट, तो इसको जितना तुम कनेक्ट करके पढ़ सको, जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई कि जैसा नाम लिखा हुआ उससे उसके मिलता जुलता ही है, तो वो तो एक बार अच्छे से याद कर ही लो, क्योंकि उसको याद करने में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। और इनमें से काफी सारी मैगजीम तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे और एक्ट पढ़ेंगे तो उसी में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा मैगजीम थोड़ी सी कवर हो जाएगी अभी, और थोड़ी सी इसमें से पढ़ लो। और जो मैंने स्टार मार्क करा है ना, उसको प्लीज अच्छे से रट लेना, क्योंकि वो यहाँ नहीं तो एग्जीक्यूटिव में काम आ जाएगी, ठीक है। रही बात कम्युनिकेशन की, तो सर से तुम डिस्कस कर लेना कैसे करना है, क्या करना है। नहीं तो मैं तो यही बोलूंगी कि रोज है ना, दिन की 5 लो मैगजीम, और रोज उनको पढ़ते रहो, हर दिन 5-5 पढ़ो, और उनको ही बार बार रिवाइज करते रहो, तो याद हो जाएगी। और क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसमें समझने का तो देखो कुछ है नहीं, ग्लॉसरी ये तो याद करनी है बस, ठीक है।
दैट्स इट, चैप्टर आपका समाप्त होता है।